तरह की होती है, कैसे बनती है, वो जो चीजें हैं वो आएंगी बाद में, वो आगे के सेशन में आएगी। क्योंकि बहुत तरह की खादें बनती है अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में। उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और उनकी जरूरत होती है, जो स्पेस होता है उसके आधार पे बहुत तरीके हैं। तो लेकिन उन सब का अगर सिद्धांत हमें पता होगा, मैं क्योंकि साइंस का छात्र रहा हूँ, इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ, तो ये मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं किसी चीज को मैं समझता हूँ लॉजिक से, फार्मूले से और विज्ञान से, ताकि वो फिर भूलते नहीं है, फिर जीवन पर्यंत हमें वो याद रहती है। और हम फिर अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बिना समझे कोई काम करते हैं तो हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। हम फिर देखते हैं कि ऑडियो यूट्यूब में उसने क्या बोला था, फलाने ने क्या बोला था, वहां तो ये लिखा हुआ था। तो ये सब चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम दो अलग अलग तरीकों को मिक्स करके बैठते हैं। हम उनकी स्टेज जो है वो सही उनकी सीक्वेंस में नहीं करते हैं। तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो प्योरली खाद की जो सिद्धांत है, खाद की जो परिभाषा है, खाद की जो जरूरत है, इससे इसी पे ही रहेगा। इसके बाद में सेशन में हम खाद बनाने के तरीके बताएंगे, अलग अलग खाद बनाने के तरीके बताएंगे। तो मैं छोटा सा परिचय अपना दूंगा। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, और इस वक्त मैं अपने गांव में ही हूँ, राजस्थान में। मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं 35 साल मैंने एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग पोस्ट पे सिविल इंजीनियर की मैंने जॉब करी है। मैं डीएलएफ का भी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, भारतीय का वेव ग्रुप का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं 17-18 साल मैं गल्फ में रहा हूँ, दुबई में, ओमान में, सऊदी में। तो वहां भी मैं अलग अलग कंपनियों में मैं अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। अभी मैं रिटायर होके, और मैं अपने जो मेरा ये हॉबी है, मेरी रुचि है एक्चुअली, जो मेरा जैविक खेती है और जो खाद बनाने का जो विषय है, और पर्यावरण है, प्रकृति है, ये मेरी हॉबी है। और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं, और मैं इनको समय देना चाहता हूँ। और जो कुछ भी मैंने अनुभव किया, जो कुछ भी मैंने ज्ञान अर्जित किया, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सब तरह का, तो मैं उनको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं और वो आत्मनिर्भर बन सकें, और वो इस चीज का फायदा उठा सकें। तो बस यही छोटा सा परिचय है। मैं अपना पेड़ पौधे लगाता हूँ काफी अलग अलग तरह के, और घर में भी नर्सरी रखता हूँ। अपने आसपास जहाँ भी समय मिलता है, टाइम मिलता है, जगह मिलती है, मैं पौधे लगाता रहता हूँ, पौधे बांटता रहता हूँ, बीज भी देता रहता हूँ, और लोगों को सेमिनार भी मैं गार्डनिंग के बारे में, कंपोस्टिंग के बारे में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में मैं अपनी सेवाएं देता रहता हूँ। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे कंपनियां हैं, जो बहुत सारे स्कूल हैं, वो भी मेरे से ये वेबिनार करवाते रहते हैं। और मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं बता पाऊँ तो किसी के काम आ पाए। तो हम शुरू करते हैं खाद के बारे में। अ, अ, खाद खाद किसे कहते हैं? खाद, मुझे लगता है कि जो खाद शब्द है वो खाद्य से बना है, और इसलिए बना है कि खाद जो है वो वो चीज है जो पेड़ पौधों के खाने के काम आती है। एक तरह से यूं सोचो कि वो पेड़ पौधों का भोजन है। अकेला पेड़ पौधों का भोजन ही नहीं, तो अनेकों जीव जंतुओं का भोजन है। जो कुछ दृश्य है, कुछ अदृश्य है, उन सब का वो भोजन है। और दूसरा, ये खाद्य पदार्थों से ही बनती है। इसलिए या जो खाद्य पदार्थ का एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब अगर जैसे पशु कोई चारा खाते हैं तो उस चारे से वो गोबर के रूप में बनेगी, या जो सब्जियां हैं, फल हैं, पेड़ हैं, जो भी उनके खाने की चीजें हैं, उसका जो भी जो खाद्य पदार्थ होगा, किसी न किसी का, किसी जानवर का, किसी पक्षी का, किसी मनुष्य का, तो उससे ही ये बनती है। इसको यूं कह सकते हैं हिंदी में कि जैविक पदार्थों से जो खाद बनती है। आज का हमारा विषय खाद, सिर्फ मैं खाद उसी को मानता हूँ जो जैविक खाद होती है। दूसरी जो खाद होती है, रासायनिक खाद होती है, मैं असल में उसे खाद नहीं मानता हूँ, मैं उसे जहर मानता हूँ, मैं उसे यूं कहो कि नशा मानता हूँ। तो खाद का नाम आते ही आप ये सोचिएगा कि ये जैविक खाद ही खाद होती है।
तो हमारा जो विषय है वो जैविक खाद का ही है, तो हमारा हर चीज जैविक खाद के ऊपर ही होगी। तो खाद जो है वो ये होती है, और खाद बनती कैसे है, और तो खाद क्या बनती है, मैं सिद्धांत इसके बताना चाहूंगा कि खाद जो है वो जो जैविक पदार्थ होते हैं उन्हीं से ही बनती है। जैविक पदार्थ क्या हो सकते हैं, जो जीवों से उत्पन्न होते हैं, जो पौधों से उत्पन्न होते हैं, उसी से ही जो चीज है उससे खाद बन सकती है। ये नहीं है कि हम कोई प्लास्टिक से खाद बना दें या शीशे से, लोहे से खाद बना दें। जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं उसी से ही ऑर्गेनिक खाद बनती है। और ये खाद बहुत जरूरी होती है, बहुत कीमती होती है। तो इसकी जरूरत पे हम थोड़ा टाइम लगाएंगे कि इसकी जरूरत क्या है। जरूरत जैसे इसके नाम से मैंने बताया कि एक तरह से ये पौधों का खाद्य पदार्थ है। पौधे जो है वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस है उसी से ही अपना पूरा भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होता है, प्रकाश की मौजूदगी में, नमी की मौजूदगी में वो जो पदार्थ बनाते हैं वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्योंकि प्रकाश की जो पत्तियां होती हैं वो एक तरह से सोलर सेल का काम करती हैं, वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों का काम करती है, जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के उसे कार्बन से बने हुए जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं और अलग अलग उसके, और शुगर होती है, शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है, बहुत तरह के अलग अलग ग्लूकोज होते हैं, वो बनते हैं। तो इसलिए लेकिन अकेले उससे पेड़ पौधे का काम चलता नहीं है, पौधे को और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जो मेन पोषक तत्व हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन, एनपीके जो कहते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पता नहीं क्या क्या होते हैं, 15-16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पौधा जड़ों के द्वारा ग्रहण करता है, ये प्रकाश संश्लेषण से नहीं बन पाते हैं। तो जड़ों के द्वारा जो पौधा ग्रहण करता है, पौधा जो बनाता है, ये चीजें बनती है किस चीज से बनती है, ये चीजें जो कोई भी जैविक खाद होती है उससे पौधा ग्रहण करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो पौधा, यूं सोचो रफ भाषा में, हमारी लोकल लैंग्वेज में, कि पौधे के जड़ों के दांत नहीं होते हैं। तो पौधा जो है कोई भी इन तत्वों को सीधा नहीं ले सकता है, वो सीधा खा नहीं सकता है। उसके लिए वो निर्भर रहता है छोटे छोटे असंख्य छोटे बड़े जीवाणुओं पे, छोटे छोटे जीवों पे, जो पौधे का भोजन बनाते हैं। वो जो इस तरह की जो जैविक खाद होती है, जो जैविक जो भी तत्व होते हैं, उसको वो इस तरह से वो कन्वर्ट कर देते हैं, ये छोटे जीव जंतु, कि पौधा फिर उनको ग्रहण कर लेता है तरल पदार्थ के रूप में या खाद खाद के तत्वों के रूप में। और बदले में पौधा उनको क्या देता है, पौधे की जड़ें उनको क्या देती है, उन जीवाणुओं को, उन जीवों को शरण देती है, उनको नमी देती है, उनको अपनी जड़ों के आसपास रहने की जगह देती है। तो ये एक तरह का बायोडाइवर्सिटी है, एक तरह की जैव विविधता है, कि पौधे जो है वो जीवों के काम आते हैं और जीव जो है वो पौधों के काम आते हैं। तभी तो जो जीव विज्ञान होती है वो जीव। हाँ जी, ऑडियो अपना ऑफ रखिए प्लीज, ये मेरा बहुत जरूरी ये कंडीशन रहती है, कोई भी नया सदस्य अगर ज्वाइन करता है तो सबसे निवेदन होगा अपना ऑडियो ऑफ रखें, और एडमिन जो है वो भी ऑडियो को म्यूट कर दें, डिस्टरबेंस हो जाती है। तो जीव विज्ञान जो होती है, जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं। सभी को पता है कि एक तो बोटानी होती है जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, एक जूलॉजी होती है जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। तो आप देखिए इन दोनों विज्ञानों, महत्वपूर्ण विज्ञानों की जो माँ है वो एक है, जीव विज्ञान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जीवों में और वनस्पति में कितना गहरा संबंध है। दोनों की माँ एक है, यूं कह सकते हो कि एक भाई है एक बहन है, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। बिना जीवों के काम नहीं चलता है, बिना वनस्पति के काम नहीं चलता है। तो खाद पे वापस आते हैं, तो खाद जो है वो यूं सोचिए कि पौधों का भोजन है। एनपीके को मैं खाद नहीं मानता, जो रासायनिक, हाँ एनपीके एज ए तत्व के रूप में तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो रासायनिक रेडीमेड जो मिलती है उसको मैं भोजन नहीं मानता। उसको तो मैं यूं सोचूं कि मैं मानता हूँ कि वो दारू है, वो नशा है। उसको ग्रहण करके पौधा एकदम अपने आप को बड़ा तरोताजा महसूस करेगा, लेकिन बाद में
वो पौधा भी कमजोर रहेगा, जमीन भी खराब होगी और जो वातावरण को भी उससे नुकसान होगा। तो जो खाद होती है वो जैसे मैंने बताया कि जैविक पदार्थ जो बने होते हैं उनके विघटन से उनका जो विघटन होता है, तो विघटन होने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, छोटे छोटे कणों में बंट जाते हैं। बहुत ही उपयोगी वो, उसको आप जो 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 फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको खाद कहते हैं। वो भूरे रंग की हो सकती है, गहरे काले रंग की हो सकती है, ग्रे रंग की हो सकती है, किसी भी रंग की हो सकती है, और वो भुरभुरी होती है। और उसमें उसकी मेन पहचान ये है कि कोई भी खाद होगी उसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आएगी, ये पहचान है। अगर किसी भी खाद में बदबू आ रही है तो इसका मतलब वो खाद पूरी बनी नहीं है, या तो वो खाद है नहीं या वो खाद बनी नहीं है। और अगर उसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आ रही है तो वो खाद है। असल में जो सोंधी मिट्टी की खुशबू होती है जो प्रकृति में हमें सूंघने को मिलती है, वो खाद की वजह से ही होती है। तो ये जब मैं इसके सिद्धांत बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति में ये कैसे बनती है। उसी की वजह से ही हमें वो खेतों में, जंगलों में सोंधी मिट्टी की खुशबू आती है। तो जो जैविक पदार्थ होते हैं उसके विघटन से जो बनने वाला पदार्थ होता है, प्रोडक्ट होता है, उसे ही खाद कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। अब ये उसका विघटन करता कौन है, वो हीरो कौन है जो उस जैविक पदार्थों का विघटन करता है? तो ये जो हीरो होते हैं ये छोटे छोटे जीव होते हैं। वो माइक्रोब यानी जीवाणु भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जो जो जैविक पदार्थ को कुतरते हैं, उसको खाते हैं और अपने मल के रूप में या अपना बाई प्रोडक्ट जो निकालते हैं खाद के रूप में, वो उसको खाद कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे, उसमें केंचुआ हो सकता है, उसमें बहुत सारे एंटीपीड होते हैं, वो हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, जीवाणु हो सकती है। बहुत सारे प्रकृति में असंख्य जीव हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। और मजे की बात है कि वो सारे इससे अपना जीवन यापन भी करते हैं, अपना भोजन भी करते हैं, लेकिन इसको वो कम नहीं करते हैं, वो इसको बढ़ाते हैं। मनुष्य की तरह नहीं है कि हम प्रकृति से पदार्थ लेते हैं उसको कम करते हैं। ये जीव जो है जितना भी पदार्थ प्रकृति से लेते हैं उसकी जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। तो ये हमारे लिए हीरो होते हैं। अब अब बात आती है कि इसकी खाद की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है। देखिए, सबको पता है इसकी कई तरह की आवश्यकताएं हैं। उसमें एक तो आवश्यकता है, जैसे मैंने बताया कि पौधों का भोजन है ये, तो पौधों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि पौधा क्या है, जो लगा दिया उसको पानी देते रहो तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पौधा पौधा भी हमारी तरह है। पौधे को भी हम यूं सोचें कि वो जीवित है, वो जीव की तरह है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी गर्मी लगती है, उसको भी ठंड लगती है, उसकी भी भावनाएं होती हैं, उसको भी संवेदनाएं होती हैं। तो उसको जो 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 पौधा है उसको अकेले पानी से काम नहीं चलता। यूं सोचो कि उसके लिए एक जो सॉलिड फूड है वो खाद है। तो ये जो खाद है ये पौधों के भोजन के रूप में काम आती है। तो ये और जैविक खाद ही क्यों जरूरत है? क्योंकि जैविक खाद ऐसी खाद है जो पौधों को की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जो पर्यावरण को अच्छा रखती है, और जो पौधों की रोग जो निरोधक शक्ति होती है उसको बढ़ाती है, और धरती माता का को भी ये उपजाऊ बनाती है। देखिए, सबको पता है कि धरती को माता कहा जाता है, धरती को जीवित कहा जाता है। ये कहा जाता है कि धरती सांस लेती है। तो वो किस वजह से होती है? धरती में जीवन जो होता है वो किस वजह से होता है? धरती में ऐसा क्या है, ऐसा क्या जीवांश है, ऐसा क्या तत्व है जो जीवन पैदा करता है? तो धरती में जो जीवन, सबसे बड़ा जो जीवन है ऑब्वियसली कार्बन की मौजूदगी में, अपना इसकी पानी की मौजूदगी में होगा, लेकिन जो तत्व है वो है कार्बन, जिसे हम जैविक कार्बन भी कहते हैं। तो जमीन के अंदर जैविक कार्बन होना बहुत जरूरी है। उस जैविक कार्बन की वजह से ही धरती जीवित होती है। क्यों होती है? कि उस वो जैविक जो कार्बन होता है वो असंख्य जीवों का भोजन होता है, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी रहते हैं। तो उनकी जब जब वो जीव होंगे तभी धरती में जीवन होगा। एक रेगिस्तान है, एक बिल्कुल जो एक चट्टान है, वहां कोई पौधा नहीं उगता है तो कोई जीव भी नहीं होता है, कोई कार्बन भी नहीं होता है तो इसलिए वहां जीव भी नहीं होता है।
तो ये जो कार्बन है ये धरती के अंदर होना बहुत जरूरी है। और जो कार्बन धरती में 4-5% होना चाहिए था, जो कार्बन धरती में कम से कम 2.5% तो होना ही चाहिए था, आज वो हालत ये है कि हमारी धरती में कार्बन की मात्रा पॉइंटों में रह गई है। वो 0.25, 0.5 ऐसे रह गई है। क्यों? कि हम धरती के अंदर कार्बन डालते नहीं है। धरती का जो जीवन है उसको हम धरती को सौंपते नहीं है। धरती से हम कार्बन लेते जरूर है पेड़ पौधों के रूप में। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके फल होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। कार्बन उनमें मुख्य तत्व होता है। तो हम लेते हैं धरती से, लेकिन हम वापस नहीं देते हैं। तो इसलिए धरती में कार्बन की कमी होती रहती है, धरती में जीवन की कमी होती रहती है। तो पहले क्या होता था, जब रासायनिक खादें नहीं होती थी, तो जो जैविक खाद है, पशुओं का गोबर है, जो पत्ते हैं, जो फसल का अवशेष है, वो धरती में मिलाया जाता था। तो धरती में कार्बन की पूर्ति होती थी और वो कार्बन ही अनेकों जीवों को जन्म देता था, जीवन धरती में जीवन पैदा करता था। लेकिन हमने क्या किया, हमने शॉर्टकट अपना लिए। हमने तो यूरिया डालनी शुरू कर दी, हमने तो दूसरी चीजें डालनी शुरू कर दी। तो धरती में हम कार्बन डालते नहीं है। जो फसल अवशेष होता है उसको भी हम जला देते हैं, जो उसमें मिलना चाहिए था। थोड़ी बहुत जो जड़ें रहती है वो उनकी वजह से ही कार्बन थोड़ा बहुत बचा रहता है। और फिर हम क्या करते हैं, धरती को बहुत ज्यादा टिलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा जुताई करते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी छोटा मोटा कार्बन रहता है धरती में वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो हवा के ऑक्सीजन के साथ में वो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, या वो हवा के साथ उड़ जाता है, या वो बारिश के पानी के साथ में, सिंचाई के पानी के साथ में तैर के वो आगे चला जाता है। तो इसलिए धरती में दिनों दिन कार्बन की कमी होती रहती है। और ये कार्बन एक तरह का जीवन है, जीव तत्व है। तो और ये जीव तत्व इस जैविक खाद के द्वारा ही पूरा हो सकता है। तो ये जीव जो जैविक, इसलिए जैविक खाद बहुत जरूरी है। और ये जैविक खाद का एक उपयोग हुआ। दूसरे क्या उपयोग हुए कि ये आपको बाजार से महंगी नहीं खरीदनी पड़ती है। जैसे हम यूरिया लाएंगे तो बहुत महंगी लाएंगे, उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। कंपनियां जो जिस रेट में बेचेंगी उसी रेट में आपको लानी पड़ेगी। और दिनों दिन वो जमीन को नशेड़ी बनाती है, यानी वो नशा जमीन उनकी क्वांटिटी को, मात्रा को और मांगती रहती है। वो हर बार ज्यादा आपको यूरिया डालनी पड़ेगी। तो जबकि जैविक खाद है वो सस्ती मिलती है और वो लंबे टाइम तक असर करती है। वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, वो जल को प्रदूषित नहीं करती है, वो धरती को प्रदूषित नहीं करती है, पौधों को प्रदूषित नहीं करती है। तो ये जैविक खाद का फायदा है। तीसरा फायदा, मुख्य फायदा ये है कि पर्यावरण का संरक्षण होता है। वरना क्यों होता है कि सोचो, जो जैविक खाद बनाने के तत्व थे, अगर हम जैविक खाद नहीं बनाए तो उनका क्या हो। अब जैसे गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, ये एक तरह के तत्व है जिससे जैविक खाद बनती है। फसल अवशेष है, पत्तियां हैं, तो इनका क्या होगा, लोग क्या करेंगे, इनको जलाएंगे, फसल को जलाएंगे, उससे वातावरण प्रदूषित होगा, उससे जीवों की हत्या होगी। ऐसे ही गाय का गोबर होगा, वो पड़ा रहेगा, वो उससे गैसें पैदा होंगी, मक्खियां मच्छर पैदा होंगे। जो गाय का मूत्र है उससे अमोनिया गैस पैदा होगी, बहुत सारी अन्य असंख्य गैसें पैदा होंगी। तो वो भूमि जल को भी प्रदूषित करेगा और धरती को भी प्रदूषित करेगा और हवा को भी प्रदूषित करेगा। तो जैविक खाद जो है वो अकेला सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें पौधों के काम आती है या सस्ती है। ये जो खेती नहीं करने वाले लोग हैं और लेकिन पर्यावरण को प्रेम करने वाले लोग हैं, पर्यावरण का संरक्षण करने वाले लोग हैं, इस धरती से प्यार करने वाले लोग हैं, उनको भी जैविक खाद बनाना चाहिए। क्योंकि जैविक खाद में जितने भी ये वेस्ट, जो हम कचरा जिसको समझते हैं, वो सारा काम में आ जाता है। असल में तो प्रकृति में कचरा नाम का कोई शब्द नहीं होता है। प्रकृति में कचरा होता ही नहीं है। ये कचरा शब्द हमारा मनुष्य का पैदा किया हुआ है। इस धरती पे 84 लाख जो यूनिया है, वो जूनिया है, वो कोई कचरा पैदा नहीं करती है। आपने कभी जंगल में असंख्य जानवर होते हैं, जंगल में असंख्य पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन आपने कभी कचरे के ढेर वहां पे उन जानवरों को द्वारा पैदा किए हुए नहीं होंगे। थोड़ा बहुत कचरा अगर मिलेगा तो मनुष्य का ही पैदा किया हुआ मिलेगा। ऐसे ही पहाड़ों पे है, ऐसे ही समुद्र के अंदर है, नदियों के अंदर है, असंख्य जीव रहते हैं, लेकिन वो कभी भी कचरा पैदा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि वो जो भी प्रोडक्ट होता है वो रिसाइकल होता रहता है।
लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कचरा पैदा करता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक समस्या है। तो इस समस्या का हल जैविक खाद जो बनाना है, बहुत बड़ा एक हल है इसका। तो ये 3 मुख्य फायदे मैंने आपको जैविक खाद के बताए, और भी छोटे-छोटे फायदे हैं, मैं उन पे अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि आज का हमारा जो सेमिनार है वो बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर है, लर्निंग के ऊपर है, हमें सीखने के ऊपर है। तो हमें इसको समझने की कोशिश करें। एक बार अगर आप समझ लेंगे, तो पूरी ज़िंदगी आप भूलेंगे नहीं, आप दूसरों को बता पाएँगे, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपके पास जो भी तत्व उपलब्ध होगा, जो भी संसाधन उपलब्ध होगा, आप उससे आसानी से खाद बना पाएँगे। आपको किसी कंपनी पे निर्भर की ज़रूरत नहीं है, किसी खाद बनाने वाले एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिद्धांत सीखने बहुत ज़रूरी है। अब सिद्धांत की बात आती है, जैसे पहले कहा था कि जो खाद क्यों किससे बनती है, कि जैविक जो पदार्थ होते हैं उसके विघटन से खाद बनती है। अब बात आती है कि जैविक पदार्थ क्या होते हैं, यानी खाद किन-किन चीज़ों से बनती है? खाद बनाने के लिए क्या किन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है? तो ये आप याद रखने के लिए आप याद रखिए कि 5 मुख्य तत्व हैं जो खाद बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उनके बिना खाद नहीं बनती है। उन पाँचों में से अगर एक भी मौजूद नहीं होगा, तो खाद नहीं बनेगी। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या तत्व है? पहला है कार्बन। कार्बन होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। अब कार्बन का ये मतलब नहीं है कि प्योर कार्बन। कार्बन मतलब वो ऐसे तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, उसको कार्बन रिच मटेरियल कह सकते हो, कार्बन प्रचुर कार्बन वाले आप पदार्थ कह सकते हो। दूसरा ऐसे ही नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन कोई प्योर नाइट्रोजन होना ज़रूरी नहीं है। नाइट्रोजन जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती है, वो वाले पदार्थ हो गया। तीसरा है ऑक्सीजन, और चौथा है नमी, और पाँचवाँ है ये जो वैसे तो 5वां जो है वो ये जो जीव होते हैं, जो खाद बनाते हैं, तो इसीलिए इन 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तापमान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तापमान का मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कहता कि हमारे देश में तापमान की कोई कमी नहीं है। ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, 6-6 महीना बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे इस टेम्परेचर को, तापमान की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वरना अगर तापमान को जोड़ें तो 6 तत्व हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी होते हैं, इनके बिना नहीं खाद बनती है। आप यूँ सोचो कि आप खाली कार्बन की खाद बना दोगे, नहीं बन पाएगी। आप सोचोगे खाली नाइट्रोजन की बना दोगे, नहीं बना पाएँगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन को मिक्स करना ज़रूरी है, लेकिन मिक्स किस रेशियो में किया जाए? अगर इसको सिद्धांत के रूप में लें, अगर प्योर कार्बन और प्योर नाइट्रोजन की अगर हिसाब लगाएँ तो 1:25, 1 भाग और 25 भाग होता है। यानी कि 1 भाग इसमें नाइट्रोजन होना चाहिए और 25 भाग कार्बन होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ना तो नाइट्रोजन किसी भी तत्व में नाइट्रोजन प्योर होती है, जैविक पदार्थ में, ना ही कार्बन होता है। सब में मिक्स होता है, किसी में कार्बन होता है, ज़्यादा होता है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये जो रेशियो है, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आपका जो पदार्थ है वो किससे बना हुआ है। और तो मोटा-मोटा अगर मैं कहूँ तो 1 से 3 इसका कहेंगे कि 1 भाग अगर नाइट्रोजन हो और 3 भाग अगर आपका कार्बन हो, कार्बन नहीं कार्बन युक्त पदार्थ हो, इनको मिलाने से खाद बनेगी। अकेला अगर आप सोचो कि मैं नाइट्रोजन के भाग को दुगना कर दूँ और उसको आधा करूँ कार्बन को, तो खाद नहीं बनेगी। वो बनेगी, बहुत लंबा टाइम लेगी, वो भी तब बनेगी जब ये रेशियो प्रकृति में संतुलन में आ जाएगा। और उसके बाद ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, तो खाद नहीं बनेगी। आप कार्बन और नाइट्रोजन को जितना मर्ज़ी मिला दो बंद डिब्बे के अंदर, अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी खाद नहीं बनेगी। ऐसे ही जो नमी है, नमी नहीं होगी तो खाद नहीं बनेगी, ठीक है? और जीव जो खाद बनाने वाले जो जीव हैं, जीवाणु हैं, वो नहीं होंगे तो भी खाद नहीं बनेगी। अब ये अलग बात है कि प्रकृति में ऑक्सीजन जो है वो अपने आप मिल जाती है। आपको कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऑक्सीजन की आप चिंता नहीं करें। मॉइस्चर जो है, अगर आपका नमी जो है, अगर आपका कार्बन और नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ है उसका रेशियो सही होगा, तो आपको पानी मिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर रेशियो सही नहीं होगा, तो कुछ पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है नमी देने के लिए। अब बात आती है जीवाणु की।
जीवाणु भी प्रकृति के अंदर उपलब्ध है, अपने आप आ जाते हैं अपने भोजन के तलाश में। और फिर भी अगर आप जल्दी बनाना चाहें, ज्यादा बनाना, अच्छी बनाना चाहें, तो उन जीवाणुओं को आप कल्चर के रूप में आप उसमें खाद वाले जैविक पदार्थों में छोड़ सकते हो। जब उनको आप छोड़ देते हो तो उनकी संख्या बढ़ती है और वो जल्दी खाद बनाते हैं। तापमान का मैंने बता दिया। अब तो ये तो अपने आप होने वाली चीज हो गई। अब बचा क्या? कार्बन और नाइट्रोजन, दो आइटम ही बचे जिनकी आपको चिंता करनी है, जिनकी आपको जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि कार्बन रिच जो मटेरियल होते हैं, कार्बन जिसमें ज्यादा तत्व होता है, वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनकी हम खाद बना सकते हैं। देखिए, जैसे फसल का अवशेष है, जो भी सूखी भूरी चीज होगी, ब्राउन जो चीज होगी, वो कार्बन, उसको मोटा मोटा तौर पे कार्बन रिच माना जाता है, उनको कार्बन अधिकता वाला तत्व माना जाता है। जैसे बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है, सूखे पत्ते हैं, फसल का अवशेष है, ये सारी चीजें कार्बन रिच में मानी जाती है। अब बात है नाइट्रोजन रिच वाली चीजें क्या हो गई? जो हरी और जो गीली चीजें होती है उनको नाइट्रोजन रिच वाला कहा जाती है। हाँ, रिकॉर्डिंग ये बता देंगे, लोकेश जी बाद में बता देंगे आपको, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। तो अब नाइट्रोजन जो रिच वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? वो मुख्यतः हरे गीले पदार्थ होते हैं। जैसे हरा पत्ता हो गया, हरी घास हो गई, हरी कोई फसल हो गई, और जो जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय का मूत्र हो गया, ये सारी चीजें नाइट्रोजन रिच वाली मानी जाती है। और जैसे फूड वेस्ट हो गया, जैसे आपका किचन का कचरा हो गया, और जैसे आपका होटल का फूड वेस्ट हो गया, ये सारी चीजें नाइट्रोजन रिच में मानी जाती है। तो ये दोनों का आप समझने की कोशिश करें कि इसलिए इन दोनों का, अब दोनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। आपके गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास गाय का गोबर, गाय का मूत्र, और जो खरपतवार, जो हरी चीजें हैं, या जो हरी फसल है, वो एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स है। और गांव में जो रहते हैं उनके लिए जो 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 फसल पकने के बाद में, फसल निकालने के बाद में जो अवशेष बच जाता है, जैसे पराली है चावल की, जैसे गेहूं का डंठल है, बाजरा का डंठल है, ऐसे ही सरसों के डंठल है, जो भी दाना निकालने के बाद में जो भी अवशेष बच जाता है, वो सारा कार्बन में आता है। लेकिन अब अगर शहरों की बात करें, अब शहरों में पशु नहीं होते हैं, तो शहरों में वो खाद कैसे बनाएं, वो नाइट्रोजन का तत्व कहाँ से लाएं? तो शहरों में जो किचन का वेस्ट होता है, उसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और जो साडस्ट है, जैसे कचरा, जो अपना लकड़ी का बुरादा है, या सूखे पत्ते हैं, या जो आपका जो कार्डबोर्ड है, जो गत्ते, बेकार गत्ते होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, वो भी कार्बन का एक सोर्स होता है। इसलिए ये तत्व बहुत जरूरी है। इनको मिलाने से ही खाद बनती है, इनको मिलाने बगैर खाद नहीं बनेगी। अब मैं जैसे कह रहा था कि खाद जो बनती है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि उसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आएगी। और दूसरी निशानी है कि वो टूट जाएगी, वो टुकड़े हो जाएंगे, उसके मतलब जो विघटन हो जाएगा। जो बड़ा कोई पत्ता आपने डाला था, बड़ा कोई फल डाला था, बड़ी कोई चीज डाला था, कोई चपाती आपने डाल दी थी, अब वो आपको चपाती नजर नहीं आएगी, कोई गुठली नजर नहीं आएगी, उसका चूरा बन जाएगा। तो ये निशानी है। अब टाइम के ऊपर है, अलग अलग विधियों से जब हम बताएंगे, तब अलग अलग विधियों का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो ये जो खाद है, ये 2 महीने से लेके और 1 साल तक ये टाइम लग सकती है। और किसी भी प्रकृति का ऐसा रूल है कि किसी भी जैविक पदार्थ की खाद तो बननी ही बननी है। अब जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी मिट्टी में जब बरी होगा, या किसी पशु का शरीर अगर बरी होगा, तो उसकी भी एक दिन खाद बननी है। कोई पेड़ पौधा अगर जमीन में दब जाएगा, तो उसकी भी खाद बननी है। कोई मल मूत्र है वो दबेगा, तो उसकी भी खाद बननी है। तो खाद तो बननी ही बननी है, क्योंकि, लेकिन वो बनेंगे कब? जब ये तत्व मिल जाए। और इन तत्वों के मिलने में टाइम लग सकता है। जैसे कार्बन रिच मटेरियल अकेला होगा तो वो तब तक नहीं खाद बनाएगा जब तक उसमें नाइट्रोजन वाला मिल नहीं जाता है। या जो ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पाया जाता है, जैसे पत्ते हैं, पत्ता जब हरा होता है तो उसमें नाइट्रोजन होता है।
ज्यादा होता है नाइट्रोजन। जब पत्ता सूख जाता है तो उसमें कार्बन ज्यादा होता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि वो पत्ता पूरा सूखा हुआ नहीं है और पूरा गीला नहीं है। उस टाइम पे यानी वो रेशो 1:3 वाला रेशो जब आ जाता है और उसको नमी मिल जाती है, और नमी बारिश से मिल सकती है, वो नमी जमीन की से नमी से मिल सकती है, तो वो जब उसको नमी मिल जाती है तो वो खाद बनना शुरू कर देता है। और वो जो खाद बनती है, बन जाती है, तो उसकी सोंधी मिट्टी की श्रृंखला, सोंधी मिट्टी की खुशबू आनी शुरू होती है। तो ये सोंधी मिट्टी की खुशबू इस खाद की वजह से ही आती है। जो पत्ता, पेड़ का पत्ता गिरता है, तो जब वो हरा होता है, जब सूखने लगता है, जमीन के टच में आता है, जीवाणु उसको खाने लगते हैं, नमी उसको मिलती है, तो उसकी खाद बननी शुरू हो जाती है। जब खाद बन जाती है तो उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। पुराने पेड़ के नीचे की पत्तियों को आप ऐसे टटोलिए, आप उसको फिर सूंघिए, आपको उसमें सौंधी मिट्टी की खुशबू आएगी। उस भूमि में, उस मिट्टी में जिसमें कार्बन तत्व होगा, उसमें भी आपको खुशबू आएगी। रेतीली मिट्टी में आपको खुशबू नहीं आएगी, पत्थर में आपको खुशबू नहीं आएगी। तो ये इसलिए ये होता है। मैं टाइम का मेरे ध्यान नहीं रहा कि अभी कितना टाइम हो गया है, और अगर किसी के क्वेश्चन आंसर शुरू करना चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5-10 मिनट और ले लेते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए लोकेश जी, आप मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर इसी विषय पर ही होने चाहिए। खाद की परिभाषा, खाद की जरूरत, आवश्यकता और खाद के सिद्धांत। क्योंकि आने वाले दूसरे सेशन में हम ये कवर करेंगे कि खाद, अलग अलग खाद, कितने तरह की खाद होती है, कैसे बनाई जाती है। तो कृपया जो क्वेश्चन किसी के हों तो इन्हीं जो आज का विषय था इसी पे ही पूछे जाए तो सार्थक होंगे। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई अगर चीज मैंने मिस कर दी है तो मैं मुझे याद आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। तो आप पूछ सकते हैं। और आप 5 मिनट मुझे लगता है थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक सत्र है, इसलिए क्वेश्चन कम होंगे मुझे लगता है। तो अब होंगे तो आगे फिर ले लेंगे जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये परिचय था तो, और ये सिद्धांत था, तो आपकी बात सही है। लोग जो क्या है, सिद्धांतों पे रुचि कम रखते हैं, वो तो उनको शॉर्टकट चाहिए होता है, रेडीमेड फार्मूला चाहिए होता है कि हमें बता दो जी, हम रट्टा ले लेंगे, मार लेंगे, हम पढ़ लेंगे। तो इसलिए सिद्धांत की तरफ जाने की शायद कम ही वो होती है। तो मैं बता सकता हूँ कि जो इसकी थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से मैं संक्षेप में दोबारा ले सकता हूँ कि खाद किसे कहते हैं। खाद हेलो, एक तरह से, हाँ जी, हेलो सर, मैं यूँ पूछ रहा था हाँ जी, कि इसमें आप बता रहे थे कि नमी होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अब अगर मान लो अपन बनाए खाद, उस समय नमी रहे और बाद में नमी नहीं रहे, सूख जाएगी खाद, तो फिर नहीं, उसके हाँ, जो जीवाणु हाँ, है जीवित हाँ जी, देखिए ऐसा ऐसा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रहेंगे कि मर जाएंगे? बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, जीवाणु, एक तो दो तरह के जीवाणु होते हैं इसमें, एक एरोबिक होते हैं, एक एनारोबिक होते हैं। जो एरोबिक जीवाणु होते हैं हाँ उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जी, की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो एनारोबिक होते हैं वो बिना ऑक्सीजन हाँ वाले जीवाणु होते हैं। जो सबसे पुराने प्राचीन सृष्टि जब पैदा हुई थी तब के सबसे पहले जो जीवन आया था, तो सबसे पहले के जो जीवाणु है वो बिना ऑक्सीजन वाले हैं, ठीक है। और ये जीवाणु, इनका क्या हाँ होता है, एक काफी सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों जीवाणु पाए जाते हैं। कई पदार्थ ऐसे होते हैं, कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें एक तरह का पदार्थ पाया जाता है। और ये भी, इनके भी रोल चेंज होते रहते हैं। जब खाद बनती है तो शुरू में जो एनारोबिक, जो बिना ऑक्सीजन वाले जीवाणु होते हैं, उनकी अधिकता होती है, तो वो भोजन को चबाते हैं, खाते हैं। लेकिन उसके बाद में ये जो एरोबिक जो जीवाणु है वो टेक ओवर कर लेते हैं, और ये इवन एक दूसरे को खा जाते हैं, एक दूसरे को भी खा जाते हैं। और ये जीवाणु सिर्फ नमी की मौजूदगी में मल्टीप्लाई होते हैं। इनकी फैमिली जो बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, वो भोजन और नमी की मौजूदगी में है। लेकिन इनके अंदर ये बड़ी खासियत होती है कि बिना नमी के जब सॉलिड हो जाता है तो ये मरते फिर भी नहीं है, लेकिन ये साइलेंट मोड में चले जाते हैं। ये यूं सोचो कि ये निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसमें नमी और भोजन जोड़ते दोनों हैं, तरह दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो जो खाद जब सूख जाती है
पूरी अगर बन गई है, वो खाद सूख गई है, तो अब उसमें आपको नमी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें जीवाणुओं को जिंदा रखना चाहते हो तो उसमें नमी रखोगे तो वो जीवाणुओं की संख्या उसमें बढ़ती जाएगी। हाँ जी, आपको जवाब मिला? आपका कोई क्वेश्चन और है इस संबंध में, आप पूछ सकते हैं अगर आप संतुष्ट नहीं हुए हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। सर ये अब मैं देख रहा हूँ कि ईख के खेत खाली हो रहे हैं लोगों के, तो हाँ सर, बस यही पूछना था कि मतलब उपयोग तो आएगी खाद, तो उसका थोड़ी कम होगी सूखने के बाद। हाँ, दोबारा पूछिए आप कि आपका क्वेश्चन क्या है, कि आप खाद सूख गई तो क्या दिक्कत क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? मैं यूँ पूछना चाह रहा था सर कि जैसे सूखने के बाद भी गुणवत्ता बिल्कुल भी कम थोड़ी होगी उसकी, नहीं, बिल्कुल बनने कम के नहीं बाद। ना 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 ना, बिल्कुल कम नहीं होगी। बिल्कुल, देखो ऐसा है, जो विदेशों में जो खाद जाती है, जो जैविक खाद भी जाती है, उसको वो बिल्कुल गर्म करके और जीवाणु मुक्त करके बेचते हैं। तो उसमें जो तत्व आने होते हैं, पोषक तत्व आने होते हैं, वो तो आ चुके होते हैं, तो उसको उसमें नमी की जरूरत नहीं होती है। वो अगर खाद पूरी बन गई है, पोषक तत्व आ गए हैं, तब उसमें नमी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि वो जीवाणु जिंदा रहे, आप चाहते हो कि वो जीवाणु की संख्या बढ़ती रहे, तो आप नमी देंगे तो उनकी संख्या बढ़, जैसे आप खाद को जमीन में डालते हो, जैविक खाद को आपने जमीन में डाल दिया, तो जमीन में उनको अकेली खाद नहीं डाली है आपने, अकेले पोषक तत्व नहीं डाले हैं आपने, वो जीवाणु भी उसके अंदर डाल दिए हैं। तो वो जीवाणु जमीन के अंदर भी अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे और उस धरती को, जमीन को उपजाऊ बनाते रहेंगे। और सूखी हुई खाद रहेगी तो वहाँ पे मतलब नमी आने के बाद फिर एक्टिव होंगे वो। हाँ बिल्कुल, अगर उसके अंदर जिंदा बचेंगे, काफी सारे बचते हैं, तो वो नमी आने के बाद में एक्टिव हो जाएंगे। नमी आने के बाद में वो अपनी फैमिली, अपनी पॉपुलेशन, मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते रहेंगे, वरना तब तक वो साइलेंट मोड में रहेंगे। लेकिन जो खाद जैसे बिल्कुल भट्टियों में गर्म करके जो दी जाती है, जैसे और सर दूसरा यूं का आप खाद संक्षिप्त में भैया, और भी प्रश्न आ रहे हैं, समय 10 बजे तक है, इसलिए आप थोड़ा फिर ठीक है सर, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, बाद में टाइम होगा तो हम दोबारा से चांस आपको देंगे, और नहीं तो मैं व्यक्तिगत रूप के ऊपर भी आपको जवाब देता रहूंगा। जो ग्रुप है लोकेश जी के, उसमें भी सवाल पूछेंगे तो मैं उनपे भी आपको जवाब देता रहूंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। आप दूसरा जो सवाल है वो लोकेश जी आप बताइए, या मेरा क्वेश्चन भी है क्या? पूछ लीजिए भैया। भैया पूछ लीजिए, आपका नाम क्या था? हाँ भैया, आपका नाम क्या था? 1 मिनट रवि जी। आईफोन आप पूछ रहे थे, तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। हाँ जसवंत भैया, पूछिए आप। जसवंत सिंह। हाँ पूछिए भैया। हो गया मेरा, पूछ लिया मैंने। हो गया? अच्छा, अभी जो क्वेश्चन चैट में आया है मैं उसका बता देता हूँ। वो उन्होंने पूछा है, देखो मैं खुद ही देख लेता हूँ आपकी चैट में से। सूखी गीली वस्तुएं कितनी मात्रा में मिला सकते हैं? जैसे मैंने अभी 1:3 का रेशो बताया था, जो 2 से लेके 1 से 4 तक चलता है। आप एवरेज 1:3 मान सकते हो कि सूखा जो गीला है वो कम होना चाहिए और जो सूखा है वो ज्यादा होना चाहिए। आप इसको 1-2 से शुरू कर सकते हैं कि 2 भाग सूखा और 1 भाग गीला। और लेकिन जब आप इसको मिलाएंगे, जब खाद बननी शुरू होगी, और जब आप इसको मिलाना बहुत जरूरी होता है। मिलाना क्यों जरूरी होता है? मिलाने से ही ऑक्सीजन मिलती है। ये जीवाणु होते हैं जो खाद को, फाइनल खाद को बनाने वाले जीवाणु होते हैं, वो एरोबिक होते हैं, यानी उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये तभी ऑक्सीजन मिल पाएगी जब आप उसको मिक्स करेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि एक बार मिला के आपने छोड़ दिया और भूल गए। हाँ ठीक है, प्रकृति के अंदर वो बन जाएगी 1-2 साल में, लेकिन आपको अगर चाहिए जल्दी तो उसको मिलाते रहना पड़ेगा, और मिलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन उनको मिलेगी। जब जिस टाइम मिलाएंगे तब पता चल जाएगा आपको कि अरे इसमें तो गीला ज्यादा है, तब आपको कार्बन ज्यादा मिलाना पड़ेगा। तब या आपको लगे अरे तो बिल्कुल भी सूख गया है, तब उसमें पानी का छींटा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये मिलाने से आपको पता चल जाएगा। दूसरा है सर, जीवाणु जो 5वां तत्व है वह बाहर से डालें। हाँ देखिए, ऐसा है, जैसे मैं इसका भी मैंने जवाब दे चुका हूं अनिल जी, कि अगर आप नहीं डालते हैं तो प्रकृति से अपने आप आ जाएगा।
लेकिन उसको आने में टाइम लग सकता है। और अब पता नहीं आपने वो सामान अपना कहाँ रखा है, जैविक पदार्थ कहाँ रखा है, पता नहीं किस एरिया में आप रह रहे हैं, तो वो बेचारे वहां जीवाणु की मात्रा है कि नहीं है, उनके लिए वातावरण है कि नहीं है। तो अगर आप जीवाणु मिला देते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ दही बनाने का, दूध से आप दही बनाते हो, तो आप उसमें जब जो आप जामन उसमें छोड़ते हो, वो कल्चर जो आप छोड़ते हो वो जीवाणु ही होते हैं, और वो जीवाणु मल्टीप्लाई होके इतना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इतना ज्यादा अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं कि जो जितने जीवाणु 1 चम्मच दही में थे, 1 चम्मच जामन में थे, वो अब उनकी संख्या पूरी की पूरी बाल्टी, पूरा का पूरा मटका हो गया है। तो इसलिए उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे को उस दही के रूप में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए जीवाणु डालने का फायदा है। जैसे जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है ना, वो भी जीवाणु ही होते हैं। आप अगर लस्सी डालते हो, छाछ डालते हो, उसमें भी जीवाणु होते हैं। गाय का गोबर डालते हो ताजा, उसमें भी जीवाणु होते हैं। तो जीवाणु अगर आप डालते हैं तो उसको, या जो पहले की बनी हुई खाद है, अगर पुरानी बनी हुई खाद है जिसमें जीवाणु है, वो भी आप जामन के रूप में, वेस्ट डिकम्पोजर के रूप में डाल सकते हो। जब वो डालते हैं तो आपका आपका काम आसान हो जाता है। एक तरह से आप वर्कर लगा रहे हो खाद बनाने के लिए। तो ये हो गया। और दूसरा, वेस्ट डिकम्पोजर या गोकृपा अमृत से बनाए खाद, वो बताएंगे जी, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर से खाद कैसे बनती है, गाय से कैसे बनती है, वो अगले सेशन में बताएंगे। अभी गोबर को डी वाटरिंग करके तुरंत प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, तुरंत प्रयोग नहीं करना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैविक पदार्थ जितने भी होते हैं उनको सीधा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको खाद बना के ही प्रयोग करना चाहिए, तभी उनका पूरा फायदा होता है, वरना वो नुकसान करते हैं। जो कार्बन होगा वो दीमक पैदा करेगा, जो नाइट्रोजन होगा वो उसको अमोनिया पैदा करेगा, वो उसको सड़ाएगा, जड़ों को सड़ाएगा, छोटे पौधों को सड़ाएगा। और जब वो जमीन के अंदर जब ये बननी शुरू होगी, तो जैसे आपको मैंने बताया कि उनको इसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन के तत्व की जरूरत पड़ती है और कार्बन की पड़ती है। अगर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, जमीन का जो नाइट्रोजन है वो खींचने की कोशिश करेगा। जब कार्बन नहीं मिलेगा तो जमीन का कार्बन जो तत्व वो खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए जमीन के अंदर आप कच्चे पदार्थ, जैविक पदार्थ नहीं डालने चाहिए, आपको खाद बना के ही डालने चाहिए, तभी उसका फायदा है। उसके बाद में खाद को कितना मात्रा में एक साथ बना सकते हैं, देखिए तो निर्भर करता है सुनीता जी की आपको जरूरत कितनी है, या आपके पास में कच्चा माल कितना है, आपके पास वेस्ट कितना है। इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, कितनी भी खाद आप एक साथ बना सकते हो। उसके लिए जगह कितनी है, आपके पास सामान कितना है, जरूरत कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। CN के बारे में बताएं और इनका खाद में क्या है। हाँ, CN का रेशो ये H20180 जी, मैं माधव जी मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन रेशो होता है वो 25:1 थ्योरेटिकली होना चाहिए, लेकिन चूंकि किसी भी रॉ मटेरियल में प्योर कार्बन नहीं होता है, तो इसलिए इसको आप 125 को तो भूल जाएं। आप मोटा मोटा 1:3 वाला याद रख लें कि एक भाग आपका नाइट्रोजन वाला माल होना चाहिए और 3 भाग आपका कार्बन वाला माल होना चाहिए। उसके बाद में और तो आपने सारे ही बताए हैं। हाँ जी, अब लोकेश जी, अब आप कोई क्वेश्चन किसी और का आपकी नजर में हो तो पूछ सकते हैं। रवि जी आप सर पूछना नमस्कार। हाँ, रवि जी पूछिए। सर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सर मैं बोल रहा था डी वाटरिंग करके डायरेक्ट तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं खाद, तो अगर उसको डी वाटरिंग करके उसको उस पर गोपीपामृत का स्प्रे कर दिया जाए तो 2-4 दिन में तैयार हो सकता है या लंबा टाइम लेगा? अगर मैं आपका क्वेश्चन सही सुन पाया हूँ तो यानी आप ये कहते हो कि जो गाय का गोबर होता है उसमें से हम पानी निकाल दें, यानी उसको सुखा लें। डी वाटरिंग की आजकल मशीन आती है सर, उससे पानी अलग निकल जाता है और गोबर अलग, तो उसके ऊपर फिर गोकृपामृत का स्प्रे कर देते हैं तो नहीं, वो लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि जो नमी उसमें है ऑलरेडी, उसको पहले तो आप निकालते हो डी वाटरिंग करके, फिर आप उसमें और ऐड करते हो, तो इसकी जरूरत क्या है? आप उसमें उसको रहने देना जी। आप उसको उसमें समय लगता है सर ज्यादा बढ़ने में। कैसे चले?
नहीं तो जैसे अगर वेस्ट देखो, डिकम्पोजर से बनाते हैं तो 40-45 दिन लग जाते हैं। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमी बहुत जरूरी है। बिना नमी के खाद नहीं बनेगी। आप अगर उसमें से पूरा पानी निकाल देंगे, पूरा सुखा देंगे और उसमें नमी ऐड नहीं करेंगे तो खाद नहीं बनेगी। हाँ, उसके अंदर खुद के अंदर थोड़ी नमी रहती है, थोड़ी वातावरण में रहती है, उससे करते करते धीरे धीरे लंबे टाइम में बन जाएगी। लेकिन अगर आपको टाइम से खाद चाहिए, अच्छी क्वालिटी की खाद चाहिए, तो आपको नमी देनी पड़ेगी, ये जरूरत है। मॉइस्चर जो है वो एक जरूरी तत्व है। अच्छा सर, जब जब वेस्ट डिकम्पोजर से हम खाद तैयार करते हैं गोबर की, तो हाँ कुछ जी, समय बाद वो भी सूख जाती है, बिल्कुल वो ब्राउन हो जाती है बहुत ज्यादा, पर हाँ नमी जी। उसमें नहीं बचती, वो मतलब ढेला टाइप बन जाता है उसका भी। नहीं देखिए, ऐसा है, तभी तो मैंने बताया था कि अगर पूरी खाद बनने से पहले ही वो सूख गई है तो उसमें नमी आपको डालनी पड़ेगी। नमी जब मिलाते हैं तो पानी का छिड़काव किया जाता है। और अगर वो बन गई है अब, तो फिर उसके बाद में जरूरत नहीं है। अगर उसमें सोंधी मिट्टी की खुशबू आनी शुरू हो गई है, उसका रंग बदल गया है, उसके टुकड़े कण छोटे छोटे हो गए हैं, तो फिर इसका मतलब खाद बन गई है। लेकिन अगर खाद नहीं बनी है तो और वो सूख गई है, तो आपको उसमें पानी डालना ही पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ, गाँव का उदाहरण देता हूँ। गाँव में जो हम गाय का गोबर होता है उसको हम रूढ़ी पे डाल देते हैं, ठीक है। और तो वो गोबर क्या है कि ऊपर हवा के संपर्क में आने से, धूप के आने से ऊपर का जो गोबर बिल्कुल सूख जाता है। तो ऊपर के गोबर की खाद नहीं बनती, ऊपर का गो तो उपला उपले की तरह रहता है आपका। लेकिन उसके नीचे जो नमी होती है वहां खाद अच्छी बन जाती है। लेकिन सबसे नीचे जहां बहुत ज्यादा नमी होती है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाती है, वहां भी खाद नहीं बनती है। वहां भी आपको वो बहुत स्मेल करती है। तो इसलिए ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो मैं ये राय देना चाहूंगा गांव वासियों से, किसानों से, कि जब भी आप ये इसी सिद्धांत के हिसाब से कि आप कभी भी जो खाद गाय के गोबर से बनाते हो तो अकेला गाय का गोबर नहीं डालें। गाय के गोबर में नाइट्रोजन ज्यादा होती है। आप उसके साथ में जो भी आपका फसल अवशेष है, जो भी भूसा है, चाहे गाय के नीचे आपने बिछाया है, चाहे पत्ते हैं, वो आप डालें, वो डालें। और बीच बीच में जब आपको लगे कि ऊपर से पूरा सूख गया है तो उसमें पानी का छिड़काव करते रहे। हफ्ते में एक बार अगर उसका छिड़काव करते रहेंगे तो वो खाद बहुत जल्दी बनेगी और बहुत बढ़िया बनेगी। अच्छा सर, एक हाँ जी, क्वेश्चन हो रहा है, अगर हाँ जी। खाद बनने के बाद सूख जाए फिर तो कोई समस्या नहीं है ना सर? नहीं, मतलब कोई बनने दिक्कत के बाद नहीं। सूख। ना ना ना, खाद बनने के बाद में सूख जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पोषक तत्व आना था वो आ गया है। हाँ, उसमें अगर आप चाहते हो कि उसमें जीव जो है, जो खाद बनाने वाले जीवाणु हैं, वो ज्यादा उसमें क्वांटिटी में रहें, तो आप उसमें नमी देंगे तो उसका फायदा है। और अगर आप वो खाद को, ये तो है नहीं खाद बनाने के बाद उसको बोरी में बंद करके रखेंगे आप उसको जमीन में डालेंगे तो वो अपने आप जमीन से नमी ले लेगी, तो जीवाणु है वो अपनी संख्या फिर बढ़ा लेंगे। जी सर। हाँ जी, जैसे फसल, दो फसलों के बीच में समय बहुत ज्यादा होता है ना, हाँ तो जी, लगातार फिर मतलब एक ही जगह ढेर लगाना जगह भी ज्यादा घेरता है, तो फिर वो हाँ जी। सूखने के बाद एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जैसे जैसे आपकी मैं बताऊं आपको, जो वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है, वो भी तो सूखी होती है। सूखने के बाद में उसमें कोई तत्व कम थोड़ी हो जाता है। लेकिन उसमें केंचुए नहीं रहते हैं, उसमें केंचुए बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर केंचुए का अंडा भी होता है तो मर जाता है। तो जैसे बाहर से जो कोई भी दूसरी खाद हम मंगाते हैं, जैविक खाद मंगाते हैं, बिल्कुल सूखी भी होती है। बहुत सारे देशों में, तो विदेशों में, मैं विदेशों में काफी रहा हूँ, तो वहां पे ये अलाउड नहीं होता है कि आप अपनी खाद में यहाँ से कोई भी चीज लेके जाते हो तो उसमें कोई जीवित चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसको जीवाणु रहित करना ही करना पड़ता है, उसको गर्म करके उसको सैनिटाइज करना ही करना पड़ता है। तो अब उसका ये मतलब नहीं कि उसका पोषक तत्व कम हो गए, उसके पोषक तत्व उतने ही रहते हैं। लेकिन उसमें जीवाणु नहीं रहता है। अब जैसे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से खाद बनती है, जो मानव के मल मूत्र से, जो शहरों में जो सीवरेज का जो इकट्ठा होता है, उससे जो खाद बनती है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से खाद बनती है, तो उसको भी जब बिल्कुल पैक तभी करते हैं जब उसमें कोई जीवाणु नहीं रहता है, क्योंकि उसमें हानिकारक जीवाणु का रहने का भी डर रहता है। तो इसलिए उसको बिल्कुल जीवाणु रहित किया जाता है। और फिर वो दी जाती है, किसान उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। सूखा होने से पोषक तत्व में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ जी, और कोई सवाल किसी का हो तो? ये एक सवाल था कि अभी लिखित सवाल मैं ले लेता हूँ।
पहले हाँ जी। उनके फिर उसके बाद में जो कुछ पूछ रहे हैं उनके सवाल ले लेंगे। नो प्रॉब्लम। अश्विनी जी पूछ रहे हैं, डॉक्टर अश्विनी जी कि किसानों को गोबर से खाद बनाने की सरलतम एवं प्रभावी विधि कौन सी है? बिल्कुल, ये वैसे तो विधि में आ जाएगा जब हम विधियों के अगले सेशन करेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप जमीन के अंदर छोटा सा गड्ढा बनाएं। आप कई लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा गड्ढा पूरा गहरा 5 फुट 10 फुट का खोद लेते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। वैसे तो जमीन के सरफेस के ऊपर भी बन जाती है, लेकिन सरफेस के ऊपर उसके बिखरने की, पानी का लीकेज की वो डर रहता है। तो जमीन में 1 फुट गहरा खड्डा आप बनाएं, और उसमें जब भी आप डालें तो कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्स करके डालते रहे। जैसे अगर आपने एक लेयर आपने भूसे की डाल दी है, तो जैसे आपको रेशो मालूम है कि आप 1:2 का बिल्कुल खेतों में, गांव के अगर हिसाब रखें तो 1:2 का हिसाब रख सकते हो कि 2 भाग सूखा कचरा, 1 भाग गीला कचरा। तो आप अगर 2 इंच की लेयर अगर आप भूसे की बिछा देते हैं, तो उसके ऊपर आप गोबर डाल दीजिए 1 इंच लेयर आपका। उसके बाद फिर 1-2 इंच का आप उसके ऊपर भूसा डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर 1 इंच की डालते जाइए। मतलब जैसे जैसे आपका गोबर पैदा होता जाएगा। और सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे जो जितने भी पशु आपके होते हैं, आप उनके नीचे बिछावन के रूप में आप जो फसल अवशेष होता है उसको बिछाएं। उससे क्या होगा कि वो कार्बन तत्व भी उसको मिल जाएगा, और पशु का साफ सुथरा जगह भी मिल जाएगी, और पशु अगर पेशाब करेगा, गोबर करेगा, तो वो भी उसमें अवशोषित हो जाएगा। तो फिर उस गोबर को और उस कचरे को इकट्ठा करके आप अपनी रूढ़ी में आप डालते जाएं। लेकिन डालने के बाद उसको आप नोटिस जरूर करें कि अगर वो बिल्कुल सूख गया है, तो आप उसमें पानी का छींटा देते जाएं। हफ्ते में 1 बार पानी का छिड़काव कर दें। ये सरलतम तरीका है। और जो आपका जो हाइट है, वो आपकी 5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 1 फुट जमा के छोड़ दें और बोले जी खाद बन जाएगी, या आप उसके 10 फुट का ढेर लगा दें। जो 4 फुट तो कम से कम है। 4 फुट से 6 फुट हाइट जो है आपकी होनी चाहिए। चौड़ाई की प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई की प्रॉब्लम नहीं है। डेप्थ जो है वो आपकी क्योंकि डेप्थ अगर कम रहेगी तो उसमें नमी नहीं बचेगी। डेप्थ ज्यादा हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसलिए 4 से 6 फुट हाइट से 6 फुट से हाइट आपको गोबर का, रूढ़ी का घेर की नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अश्विनी जी कुछ और आपका सवाल हो, या लोकेश जी नहीं, आप? अभी एक सवाल हैंड रेज किया है, उनका सवाल ले लेते हैं काफी देर से, कृष्णा द्विवेदी जी का। हाँ जी, कृष्णा द्विवेदी जी, हाँ। सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे सर ये समझना था, जो हम अभी जैसा आपने बताया कि नमी होना जरूरी है, हाँ ये जी। नमी का जो जरूरत है, ये खाद को बनने के लिए जरूरी है या खाद की गुणवत्ता के लिए जरूरी है? नहीं, बनने के लिए जरूरी है। देखिए, ये यूं सोचिए कि जो जीवाणु है खाद बनाने वाले, वो भी जीव हैं। उनको भी पानी की जरूरत है, उनको भी और जो ये जो कचरा होता है, इसका जो विघटन होता है, ये बिना नमी, यूं सोचिए कि बिना नमी वो खा नहीं पाता है। अब जैसे गाय है, गाय को आप सिर्फ सूखा भूसा, सूखा चारा आप खिलाते जाए, वो नहीं खाएगी। उसको कभी कभी आपको हरा मिलाना पड़ता है, कभी कभी उसमें दलिया बट्टा मिलाना पड़ता है। तो वो नमी जो है, वो नमी के होने से, अब जैसे केंचुआ खाद है, अब केंचुआ खाद भी आप सूखा भूसे पे केंचुआ छोड़ देंगे तो वो केंचुआ खाद थोड़ी उसको खा पाएगा। तो नमी जरूरी है। यूं सोचिए कि नमी बहुत जरूरी है उसको खाद बनने के लिए। गुणवत्ता वाली बात तो बाद में आती है, लेकिन खाद बनने के लिए भी नमी जरूरी है। अरे एक जी, सवाल मेरा है। धन्यवाद। दूसरा एक और सवाल था, जो हमने C/N रेशियो की बात की कि 1:3 होना चाहिए, हाँ जी। बट मैंने एक जो अपनी है ना फर्टिलाइजर कंट्रोल की जो पब्लिकेशन है, उसमें वो बोलते हैं कि C/N रेशियो 20 होना चाहिए जैविक खाद के लिए। बिल्कुल, मैंने बताया, शायद आपने सुना नहीं। वो थ्योरेटिकल जो होता है वो एक्चुअली 20 नहीं, 1:25 होता है। बट वो तब होता है जब उसमें प्योर कार्बन आप निकालें। अब देखिए, जो सूखा कचरा होगा उसमें कोई 100% कार्बन नहीं होगा, उसके अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा होगी। जो गीला कचरा होगा, गाय का गोबर होगा, अब उसके अंदर प्योर नाइट्रोजन थोड़ी होगा। तो आप उस चक्कर में नहीं पड़े। वो एक थ्योरेटिकल, एक साइंस की चीज है कि आप उनको तत्वों को बिल्कुल अलग अलग कर दें।
तो वो रेशो 1:20 होता है, 1:25 होता है। अब ये नहीं है कि आप जो कचरा मिलाएंगे वो 25 भाग सूखा कचरा मिलाएंगे और 1 भाग गीला मिलाएंगे तो खाद बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ये जो रेशो है ये थ्योरेटिकल है, प्योरली कार्बन और नाइट्रोजन एज ए एलिमेंट के रूप में है, लेकिन कार्बन रिच मटेरियल और नाइट्रोजन रिच मटेरियल के रूप में ये रेशो काम नहीं करता है। तब आपका 1:2 से 1:3 वाला रेशो ही काम करता है। जी सर बहुत मेरा एक ही क्वेश्चन है, लार्ज हाँ जी। स्केल पे जो अब जिस तरह कचरा तैयार होता है खेत में, जिस तरह ईख का कचरा है, हाँ जी। तो किस तरह किसान प्रैक्टिकल धरती पे, मैं आज देख के हम किसानों को मोटिवेट करने की सोच रहा था, 10 एकड़ में खेत खाली हो रहे, लोग आग लगा रहे थे, तो मैंने बड़ी कहा गलत भी बात आप है। इसको खाद किस तरह बना सकते हो आप, लेकिन वो जल्दी से जल्दी किस तरह तैयार हो जाए। खेत में आपको पता है ईख भी उठानी होती है, उसको अगली फसल के लिए तैयार करना होता है, पानी भी देना होता है खेत को, काफी सारे काम होते हैं। उसको ये ऐसे नहीं कह सकते आप सारा कचरा उठा के इसको साइड में लगाओ, इस पे पहले गोबर की देखिए खाद लगाओ। देखिए इसके लिए ऐसा कोई है, हाँ तरीका उसका बताओ। आसान तरीका है, बिल्कुल है। अगर देखिए, अगर आप उसको जमीन के अंदर ही बनाना चाहते हैं तो हाँ जी, आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको उसके अंदर जीवाणु छोड़ने पड़ेगा, तब उसके अंदर आपको नाइट्रोजन वाला पार्ट भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक तब है। बनेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो 10 दिन में बन जाएगी, 5 दिन में बन जाएगी, महीना तो कम से कम लेगी वो। लेकिन इतना जरूर है कि वो पूरी तैयार नहीं होगी, लेकिन कुछ तैयार हो जाएगी और कुछ तैयार बाद में होती रहेगी। अगर वो पूरी तैयार नहीं हुई है तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उसमें आप कोई बुआई कर देते हो तो छोटे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं, और उस टाइम पे क्योंकि जब ये खाद बनती है तो ये प्राकृतिक इसका गुण है कि ये हीट पैदा करती है। ये जब जब भी इसमें विघटन होता है तो ये हीट पैदा करती है, और ये प्रकृति का एक बाय डिफॉल्ट ये है। तो वो हीट जो है वो उन छोटी पौधों की जड़ों को मार देती है। तो अच्छा तो ये है कि आप उसको बनाएं, और नहीं बना सकते हैं तो आप जमीन के अंदर इतना गैप, तो 1 महीने का गैप तो आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो सूखा जो कचरा आपका जो जो जैसे गन्ने का पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप पानी छिड़क दें, गाय का मूत्र छिड़क दें, गाय के गोबर को पानी में घोल करके छिड़क दें, या वेस्ट डिकम्पोजर छिड़क दें, और फिर उसको मिट्टी में मिला दें। ऐसा कर ठीक है देंगे तो 1 महीने के अंदर वो आपकी खाद तैयार हो जाएगी, जमीन पे वहीं की वहीं खाद तैयार हो जाएगी, महीने थैंक से यू पहले सर। तो नहीं होने वाली है। सर तो उस जी पौधे का क्या प्रिकॉशन रखना पड़ेगा जो नया उग रहा है, मान लो ईख है, वो जिस तरह दूसरा साल है, पहले साल में ईख का कचरा तैयार हो गया, तो क्या प्रिकॉशन रखे कि वो ईख भी तैयार हो जाए? महीने में आपको पता है टाइम चला जाएगा, वो ईख का फसल तैयार, जमींदार को मान लो किस तरह देखिए समझा देते अपन लोग। देखिए तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। देखो जमीन को देखो ऐसा होता है, अब कोई माँ है, माँ वो बच्चा पैदा करती है तो उसको दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए एक गैप की जरूरत पड़ती है। वो अपना स्वास्थ्य को ठीक करती है, अपने सेहत को ठीक करती है। ऐसा नहीं है कि उसको हर 9 महीने के बाद में आप बच्चा पैदा करते रहे, तो वो कमजोर हो जाती है। तो जमीन को तो टाइम आपको वो देना ही पड़ेगा, उसको सांस लेने की, आपको एक आराम करने की आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप मैनेजमेंट करें, आप टाइम मैनेजमेंट करें कि आप फसल को टाइम से बोएं। टाइम से जब बोएंगे तो टाइम से काटेंगे। जब टाइम से आपने काट लिया तो आप 1 महीना तो आराम से, कोई भी किसान है तो वो 1 महीना तो देता ही है ना उसमें। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बीज को काटते ही उसने अगले दिन ही उसमें बो दिया है। तो अगर वो उस खाद को, उस अवशेष को खाद में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसको थोड़ा गैप तो देना पड़ेगा। अब ये भी निर्भर करता है कि कौन सी फसल लगा रहे हो। कुछ फसलें होती है जो काफी हार्ड होती हैं, वो उनको ये खाद अगर लगी हुई में भी नीचे बनती जा रही हैं, नुकसान नहीं करेंगी। लेकिन कुछ फसलें, नाजुक फसलें हैं, वो उसमें नहीं हो पाएंगी। इसलिए थोड़ा गैप तो उसको देना पड़ेगा। इवन वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे भी करते हो तो जमीन में मिलाने के बाद में आपको वेट तो करना पड़ेगा। ये तो टाइम मैनेजमेंट से। यूरिया का स्प्रे बोलते हैं सर, अगर यूरिया का स्प्रे कर दो 2-3 वो किलो वो का। वो वो एक नाइट्रोजन हुआ। मैं कहता हूँ यूरिया क्यों खरीद के आप डालो। यूरिया क्यों डालते हैं कि नाइट्रोजन तत्व के लिए डालते हैं। यूरिया क्यों डालते हो, आप गाय का मूत्र डालो, गाय के गोबर को आप उसमें पानी में भिगो के डालो, आपको जरूरत नहीं यूरिया डालने की। आप यूरिया क्यों डालते हैं कि उस कार्बन के अंदर आपने नाइट्रोजन को मिला रहे हो आप नाइट्रोजन, क्योंकि आपको पता है, जैसे इसलिए मैंने आपको सिद्धांत समझाए थे कि खाली कार्बन की खाद नहीं बनेगी,
आपको नाइट्रोजन मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के लिए लोग क्या करते हैं, यूरिया घोल के मिलाते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। मैं कहता हूँ उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दें, आप उसमें गाय का मूत्र डाल दें, तो वो मिल गई। उसमें हरी खाद मिला दें। मैं कहता हूँ जैसे अगर आपने भूसा उसमें डाला हुआ है, उसमें कोई हरा कोई चारा है आपके पास में, वो आप उसमें डाल दें, तो वो पर सर मेरा एक ये था क्वेश्चन कि जो नाइट्रोजन 46% एक बोरी 1 बीघा में अपने इधर डालते हैं, अब उतनी मात्रा में जैविक नाइट्रोजन लेने के लिए तो बहुत सारा अपने करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये ऐसा हमें थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन आप सोचो ये आपकी रासायनिक खाद कब से, कितने सालों से पैदा होनी शुरू हुई है? क्या 100 साल? हम तो देख रहे, हाँ 100 साल ने हरित क्रांति समय से सुन रहे हैं, हरित क्रांति ऐसे जब से चल रहा है। चलो दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। जो जंगल है, जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े फल देते हैं, क्या वहां आप कौन सी यूरिया डालते हो? जरूरत नहीं है वहां पे तो। क्यों जरूरत नहीं है बताइए, कारण क्या? उनकी तो ग्रोथ, आपकी फसल की ग्रोथ से तो उनकी ज्यादा ग्रोथ है, आपकी फसल से ज्यादा वो आउटपुट देते हैं, तो क्यों जरूरत नहीं है? वो लंबे समय के लिए होते हैं तो उनकी व्यवस्थाएं हो जाती होगी ना। बस यही है। देखिए शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम मिल पा रही है, लेकिन वो नाइट्रोजन की मात्रा अपने आप बननी शुरू हो जाएगी, और वो प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि जो नाइट्रोजन पैदा करने वाले जो फसल है, उसको आप बोइए। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु होते हैं, जो वातावरण की नाइट्रोजन को वो पकड़ के और पौधे को दे देते हैं, वो वाली फसल लगाइए आप। अगर आपने उसमें गेहूं लगाई, गेहूं काटी है, तो आप उसके अंदर अगली बार गवार लगाइए, आप उसमें मूंग लगाइए, तो ये थोड़ी फसलें लगाइए, तो वो अपने आप ही नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगी। देखो ये तो आपको करना पड़ेगा, बहाने नहीं चलेंगे। आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने रासायनिक खाद को कम करना है, ये फिक्स हो गया। व्यवहारिक में भी होना चाहिए ना सर, कर तो दे, व्यवहारिकता में नहीं आ रहा ना। ओके आपने क्या, आप किसी जैविक किसान को अभी तक आपने जानते नहीं हो, किसी को आप मिले नहीं हो? हाँ मिला हूँ, मैं बहुत किसानों से मिला हूँ। तो उनके क्या होता है, क्या उनके फसलें नहीं होती है, क्या उनकी पैदा नहीं होती है? हो रही है, पर बहुत अच्छी, मतलब अभी तक ज्यादा देखने में मिली नहीं है। ठीक है भैया, आपका नाम क्या बताया था आपने? जसवंत सिंह। हाँ अभी जैसे हमने गेहूं देखे सर, तो गेहूं हल्के दिखे, चने तो हम भी वैसे 2 साल से मैं भी कर रहा हूँ जैविक। देखिए ऐसा है, देखो वहम की इलाज तो किसी के पास भी नहीं है, बहानों का भी कोई इलाज नहीं है। आपको जसवंत जी मैं आपको बताऊंगा, ये पक्का आपको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो अगर आपने अपने शरीर को, मैं उदाहरण देता हूँ, आपने अपने शरीर को शराब पी के आपने कमजोर कर दिया है, क्या आप एकदम से दूध पी के आप अपनी बॉडी बना लेंगे? नहीं बनेंगे, समय लगेगा, टाइम लगेगा ना। तो देखिए जब आपने उस धरती को जब आपने बंजर बना दिया है, तो आप उसको एकदम से आप कोई गाय खरीदते हैं, बिल्कुल मरी हुई गाय, सपोज करो बहुत कमजोर गाय है, आप उम्मीद करते हैं आते ही ज्ञापन हो जाए और आते ही आपको 10 लीटर दूध देना शुरू कर दें, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो नहीं है। ये इसलिए सब्र करना पड़ेगा, और ये मान के चलना पड़ेगा, और ये बैलेंस रखना पड़ेगा। आप नफा चाहते हो और नुकसान बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको देखना है कि ये रासायनिक खाद कितना पर्यावरण को नुकसान करती है, कितना आपके पैसे को नुकसान करती है। सपोज करो आपकी, मैं कहता हूँ पैदा कम हुई आपकी, मान लिया पैदा कम हुई, तो आप ये मत देखो कि आपकी पैदा कम हुई है, आप ये देखो कि आपका खर्चा कितना लगा है। अगर आपका खर्चा भी कम लगा, पैदा भी कम हुई, लेकिन नेट इनकम आपकी उतनी रही, अच्छी रही, तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों चाहते हैं कि ज्यादा पैसा खर्च करो, ज्यादा पैदा लो, लेकिन दोनों का डिफरेंस करोगे तो आपको उतना ही फायदा हो रहा है जितना आपको जैविक से हो रहा है। तो आप ये देखिए, आप नेट प्रोडक्शन मत देखिए, उपज मत देखिए, आप प्रॉफिट देखिए कि आपको पैसे बचे कितने। जसवंत जी हाँ, आप प्रश्न जो भी है आप व्यक्तिगत कर लीजिएगा, और ऐसे किसानों के साथ भी हम आपको मिला देंगे जिन्होंने बहुत कम समय में और कम खेती में भी जैविक के माध्यम से अच्छा काम किया है। ठीक है सर। जी हाँ जी ठीक है। तो अभी बहुत धन्यवाद
बिश्नोई जी का, और उन्होंने बहुत सुंदर और विश्लेषणात्मक तरीके से इसके बारे में बताया है और अपना बहुत अमूल्य समय निकाला है। इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। और आगे भी मैं आप सभी से अनुरोध भी करूँगा कि हम एक सहयोग पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग, हम किसी से कोई आगे कितने भी हमारे 50-60 वीडियो उसमें पड़े हैं और वो एक श्रृंखला के रूप में पड़े हैं, जिसे वो कोर्स के रूप में है, वो देख सकते हैं, सभी अपना कल्याण कर सकते हैं। और हम किसी से कोई कभी भी राशि नहीं लेना चाहते फीस के रूप में। लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई भी वक्ता हमारे साथ में है या कोई भी अगर हमारा कार्य है तो उसमें सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो हम आने वाले वक्ताओं के लिए भी जो इतना अमूल्य समय निकालते हैं उनको भी हम कुछ सहयोग कर पाएंगे, तो उनको भी अच्छा महसूस होगा। इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी कभी भी सहयोग करना चाहें तो वो सहयोग कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्ताओं को भी अच्छा लगे और ये कार्य अनवरत चलता रहे। जी। तो इसमें लोकेश जी एक आधा क्वेश्चन शायद रह गया है, ये मैं 1 मिनट और 2 मिनट और दूंगा। हाँ तो जी। सिंगोरिया जी ने पूछा है कि नाइट्रोजन का जैविक प्राकृतिक स्रोत क्या है। जैसे मैंने बताया था कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर और जो हरी खाद, हरे पत्ते, ये नाइट्रोजन का जैविक स्रोत है। और राकेश मीना जी ने पूछा था कि वर्ष में कितनी बार और कितना डालें जिसमें रासायनिक खाद डाले बिना अच्छा उत्पादन। देखिए ये तो जो शुरू की जो जमीन है उसमें आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी, और यूं आप मान के चलें कि आपको आधा इंच की परत आपको उसके ऊपर बिछानी पड़ेगी जमीन के ऊपर, और साल में एक बार डालनी पड़ेगी। लेकिन ये जैसे ही जमीन में कार्बन कंटेंट पूरा होना शुरू हो जाएगा उसके बाद, और जीवाणु जब जमीन में आपके पैदा हो जाएंगे, तो आपको इसकी मात्रा कम से कम डालनी पड़ेगी। फिर शुरू में आपको, क्योंकि जमीन में कार्बन कंटेंट है नहीं और जमीन बंजर है, तो आपको ज्यादा डालनी पड़ेगी, बाद में कम डालनी पड़ेगी। और आदरणीय पक्का हुआ का कितनी मात्रा में डालना, उसी की बात क्या है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक बीघा के अंदर, हम लोग 4 ट्राली डालते हैं। 4 ट्राली गाय के गोबर का, हम सड़े हुए गोबर को डालते हैं। उसको मात्रा में अगर परसेंटेज के हिसाब से करें तो मैं ये कहूंगा कि ऊपर की 6 इंच जमीन के अंदर आप 5 से 10% डालें, उतना काफी है। आप क्वांटिटी निकाल लीजिए, ऊपर की एरिया निकाल के उसको 6 इंच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यूबिक फीट में आ जाएगा। उसकी आप 5% के हिसाब से आप मात्रा निकाल लीजिए। आपको रफ अंदाजा चाहिए तो आप आधा इंच लेयर आपकी जमीन के ऊपर बिछनी चाहिए, इतना खाद आप उसमें डाल सकते हैं साल में। और गौशाला में रोज बहुत सारा ताजा गोबर है, तो रोज एक परत कब तक डालते रहें भाई, जब तक वो आपका ढेर नहीं बन जाए। रेणु जी, आपका जब जैसे मैंने बताया कि 5-6 फुट की हाइट से ज्यादा नहीं हाइट होनी चाहिए, तो तब तक डालते रहें जब तक आपका 5-6 फुट की हाइट आपकी बन जाए। और 5-6 फुट की हाइट के बाद में वैसे भी गोबर डालने में आपको दिक्कत आएगी, तो आप 4 से लेके 6 फुट तक जितना आपको सुविधा रहती है उतनी हाइट तक आप ये इन परतों को डालते जाएं। और लंबाई में डालते जाएंगे तो आगे डालते जाएंगे और पीछे से खाद आपकी तैयार होती जाएगी। तो ये मैं अगले मेथड में, इसको विंड्रो मेथड कहते हैं, विंड्रो मेथड में लंबी कतार बना के डाली जाती है ताकि आगे आप डालते जाएं और पीछे से खाद आप निकालते जाएं। ये हम अगले सेशन में करेंगे। और किसानों को, और अश्विनी कुमार जी का शायद सरल विधि का बताने का कष्ट करें तो मैंने बता दिया है। बाकी अगली जो अलग अलग तरीके की खादें होगी उनको बताने हैं, तो उसमें सुनीता जी पूछती है एक साथ कितनी मात्रा में खाद बना सकते हैं, वो मैंने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में अभी सब लोगों का जवाब जितने भी डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे किसान मल्टीलेयर फार्मिंग करता है, वेजिटेबल्स लगाता है, तो सर उसमें वो एक फसल लेता है और दूसरी की बिजाई कर देता है वेजिटेबल्स की, तो उस दौरान हम फसल को जुताई ना करके ऊपर से खाद की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं वेजिटेबल्स में खासकर? बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ज्यादातर तो हम ऊपर से ही करते हैं। हम कहाँ जमीन में जब मिलाते हैं वो तो हम शुरू में ही मिलाते हैं जब मिट्टी, उसके बाद तो जब हम फसल जो 6 महीने तक चलती है तो हम कभी भी खाद डालते हैं तो ऊपर से ही डालते हैं। इवन रासायनिक खाद भी हम ऊपर से ही डालते हैं।
तो ऊपर से आप डाल सकते हो, ऊपर से खाद आप उसमें डाल सकते हो। और दूसरा जो मल्टी लेयर वाला मल्टी क्रॉपिंग जब आप करते हो तो एक फसल दूसरी फसल का खाद का काम करती है वो। तो उसमें आपको मिट्टी में बार बार मिलाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से डाली हुई भी आराम से काम करती है। बल्कि ऊपर से डाली हुई खाद जो है, जो जैविक खाद है, वो मल्चिंग का काम भी करती है और वो धीरे धीरे पौधा जितनी उसको जरूरत होती है उतना वो लेता रहता है। तो जब जमीन आपकी खाली हो तभी आप जमीन में आप मिलाएं, शुरू में जरूरत पड़ती है। जब जमीन खाली नहीं है तो आप ऊपर से छिड़काव कर दें, काफी है। जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है, तो हम ऊपर से छींटा मारते हैं, जैसे यूरिया का छींटा मारते हैं, तो ऐसे ऊपर से बिछाने से भी काम चल जाता है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम कई तरह के खाद खुद तैयार कर लेते हैं, जैसे लस्सी में कॉपर डाल के हमने वो कीटनाशक के रूप में तैयार कर लिया, वेस्ट हाँ जी। डिकम्पोजर हो गया, गोकर्पामृतम हो गया, 10 हो गया। तो क्या हाँ जी। इनको हम एक साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं या सबका एक 2-4 दिन का गैप दे के तब हम स्प्रे करें फसल के ऊपर से? देखिए जी, वो तो गैप दे के करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो हर एक तत्व जो है वो अलग अलग बीमारी की दूरी करता है, जैसे अलग अलग चीज की पूर्ति करता है। अब गाय जो 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 आपकी लस्सी है वो अलग काम करती है, गाय का मूत्र अलग काम करती है। तो सबका मिला के करने से बेटर ये रहेगा वैसे कि आप अलग अलग करें। आप एक स्प्रे आपने मान लो लस्सी की कर दी है, दूसरी स्प्रे आप गाय के मूत्र की करो, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। वरना क्या होता है कि जो कीट होते हैं तो वो आदी हो जाते हैं, वो इनके वो हैबिचुएंट हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वो उन पे असर करना बंद हो जाती है। तो आप अलग अलग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ जी लोकेश जी, अभी तो शायद टाइम हो गया है, तो अभी आप क्लोज कर सकते हैं। लोकेश जी तो खाना खाने चले गए होंगे। हाँ विष्णु जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। जी जी। हाँ। सर आपने बहुत ही अच्छा